चलिए ठीक है। पिछले क्लास में गति तुक यति के बारे में पढ़े थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। बोले थे छंद का भेद होगा आगे, तो आज भेद की चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट छंद को भी बताया जाएगा जो कि परीक्षा में आसानी से पकड़ा जाए। ठीक है, परीक्षा में आपका सिर्फ पकड़ने के लिए देता है कौन सा छंद है, बस यही क्वेश्चन डालता है। तो मात्रा के आधार पर गिन करके हम उसको ज्ञात कर लेते हैं जो आगे पढ़ना है। तो पहले देखते हैं छंद का भेद। हेडिंग दीजिए छंद का भेद। छंद का भेद। छंद का भेद। लिखिए। वर्ण और वर्ण और वर्ण और मात्रा के विचार से, मात्रा के विचार से, मात्रा के विचार से छंद के, छंद के, छंद के चार भेद, छंद के चार भेद होते हैं। पहला, पहला मात्रिक छंद, पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। पहला मात्रिक छंद लिख रहे हैं देख के, मात्रिक छंद। दूसरा वर्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और तीसरा है उभय छंद। उभय छंद और चौथा है मुक्त छंद। ठीक है, ये चार छंद है। पहला मात्रिक, दूसरा वर्णिक, तीसरा उभय, चौथा मुक्त। ये चार प्रकार का छंद होता है। लिखा गया? ठीक है, तो चार छंद होता है और इसमें आपको मात्रिक छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पढ़ना भी है मात्रिक छंद ही। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मात्रिक छंद। आपका क्वेश्चन रहता है मात्रिक छंद से। ठीक है, लेकिन हम दो गो पढ़ाएंगे, एक वर्णिक छंद का भी एक दो गो बताएंगे। ठीक है, जो कि आता है। और आपका उभय छंद और मुक्त छंद ये आपका 9th 8 7 ये सब का है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद आपका मेन है और एक दो जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट में वह वर्णिक छंद में है। ठीक है, वो बताएंगे, दो गो बताएंगे वर्णिक छंद में, बाकी सब मात्रिक छंद होगा। ठीक है, तो पहला मात्रिक छंद देखिए डैश। मात्रिक छंद कहते हैं किसको, पहले लिखना है। मात्रिक छंद देखिए डैश, मात्रिक छंद देखिए डैश। लिखिए मात्राओं, मात्राओं की गणना के आधार पर, की गणना के आधार पर, की गणना के आधार पर जिस छंद की, जिस छंद की रचना होती है, रचना होती है, रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं।
उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का आधार हुआ कि अगर मात्रा के आधार पर हम ज्ञात करते हैं वह मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे उदाहरण अपने नोट्स के द्वारा हम उदाहरण देंगे। हम बताए थे समास के बाद कि मेरा कुछ नोट्स है, उसी के द्वारा हम पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो नोट्स में मेरा है, उसको उदाहरण हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे राम नाम लिखना नहीं अभी है, समझना पहले है। राम नाम लिखे हम, राम नाम सुंदर करतारी, सुंदर करतारी। क्या लिखें? राम नाम सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। संशय, संशय विहग उड़ावन अवन हारी। क्या लिखें हम लिखें कि राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ठीक है, और हमें इसकी मात्रा की गणना करते हैं। मात्रा, तो मात्रा देखिए कैसे निकालते हैं मात्रा, पिछला क्लास में हुआ था, इसे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या? रा लिखा हुआ है, रा। तो रा क्या है? लघु है या गुरु है? देखिए रा, रा का मतलब आ, तो आ किस में होता था? दीर्घ में होता था। तो दीर्घ वाला को क्या कहते थे? गुरु कहते थे। और गुरु के लिए कितना मात्रा? 2 मात्रा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रा, इसमें कितना मात्रा? 2 मात्रा। तो ठीक है, 2 मात्रा लिखते हैं, 2 मात्रा। ऐसे लिखा नहीं जाता, लिखा जाता कैसे? गुरु लघु ऐसे। ठीक है, लेकिन हम मात्रा को दर्शा रहे हैं क्योंकि मात्रा गिन रहे हैं। ठीक है, तो 2 1, क्योंकि यह हस्व है, हस्व मतलब लघु। अब देखिए ना, ना क्या है? लघु की गुरु, गुरु है, गुरु के लिए 2 मात्रा। म क्या है? लघु के गुरु, लघु, इसके लिए 1 मात्रा। देखिए सु, छोटी ऊ है, छोटी ऊ किस में आता है? हस्व में आता है, और हस का मतलब लघु, और लघु का मात्रा 1। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर अगर नियम के अनुसार चलते हैं, ठीक है, तो नियम के अनुसार चलने पर जब आधा रहता है और उसके पहले हस भी रहता तो उसकी मात्रा 2 गिनाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान करेगा, जब ऐसे अगर याद रखिएगा तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भी 1 गिनते हैं और इसको भी 1 गिनते हैं, लेकिन गलत है गिनना। ठीक है, लेकिन हम ऐसा ही गिनते हैं और आप लोग भी कहेंगे ऐसा ही गिनिए, क्योंकि वहां गिनने वाला बात होता है। ठीक है, तो आप कोई भूलने नहीं भूल पाइएगा ऐसे, लेकिन अगर याद रखिएगा इसके पहले वाला को हम 2 गिनेंगे तो अक्सर की गलती हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको भी 1 और इसको भी 1 गिने। ठीक है, अपना एक रूल बना दिए। ठीक है, इसका भी 1, इसका भी 1, क्योंकि ये सब क्या है? हस्व है, हस्व का मतलब लघु। देखिए इसके भी लघु है, ये भी लघु है, ये क्या है? गुरु है, ये क्या है? गुरु है। ठीक है, और यहाँ क्या आया है? यति आया, यति मतलब विराम। ठीक है, अब देखिए सब गिनिए, 2 1 3, 3 2 5 1 6, 7 8 9 10 11 12, 12 2 14, 14 2 16, और इस चरण में 16 मात्रा आया। ठीक है, इसको गिन के देखते हैं। देखिए बोले थे अनुस्वार वाला जो भी रहेगा वह गु होता है, बोले थे, तो इसकी मात्रा 2। और ये तालब सा है, तालब सा का मात्रा 1, क्योंकि हस में आ रहा है। ठीक है, अगर सा रहता तो 2 मात्रा होता। ये भी है 1 मात्रा। देखिए वी, ये भी लघु है, 1 मात्रा। ह लघु है, 1 मात्रा। ग लघु है, 1 मात्रा। उ लघु है, 1 मात्रा। देखिए रावण, ठीक है, रा आया है, आ मतलब 2 मात्रा। फिर वह 1 मात्रा क्योंकि लघु है, न 1 मात्रा क्योंकि लघु है।
हाँ, दो मात्रा, क्योंकि गुरु है। देखिए री, दरेकार है, इसमें भी दो मात्रा। अब गिनिए इसको, दो एक तीन एक चार, पांच छह सात, आठ दो 10, 11 12, 12 4 16, इसमें भी 16 है। तो जब 16 16 मात्रा रहता है चरण में, उसको चौपाई कहते हैं। ये आगे पढ़ने आएगा, ठीक है। तो क्या किए, मात्रा के आधार पर इसे गिने। क्या किए, मात्रा के आधार पर गिने। तो मात्रा के आधार पर जिसकी रचना होती है वह मात्रिक छंद कहलाता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं जैसे, जैसे लिखिए, और गिनने के लिए सीखिए, ऐसा ही गिनाता है। क्या हो गया, बढ़े आगे, ठीक है। तो ये मात्रा के आधार पर गिने, इसलिए मात्रिक छंद कहलाया, ठीक है। दूसरा है वर्णिक छंद। आपका मात्रिक छंद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है। अब आपका वर्णिक छंद है, जो कि वर्ण के आधार पर गिनाएगा, उसका दो गो पढ़ना है, उसमें जाके एग्जाम्पल जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखिए, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, देखिए डैश लिखिए, वर्ण गणना के आधार पर, वर्ण गणना के आधार पर, वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद, रचा गया छंद, रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है, वर्णिक छंद कहलाता है, वर्णिक छंद कहलाता है, ठीक है। यानी वर्ण के आधार पर। तो वर्ण की गणना कैसे करते हैं, जैसे रा लिखा हुआ है, तो यह एक वर्ण कहलाता है। म है, ये भी एक वर्ण है। ना है, ये भी एक वर्ण है। म है, ये भी एक वर्ण है। सु है, इसमें ये भी एक वर्ण है। लेकिन ध्यान रखना है कि वर्णिक छंद की जब भी गणना करते हैं, तो जो आधा लिखा रहता है उसको नहीं गिनते वर्णिक छंद में, ठीक है। फिर द है, इसके लिए भी एक वर्ण, र है, इसके लिए भी एक वर्ण, और ये सब एक वर्णिक है, ठीक है। आए बात समझ में। जैसे एक उदाहरण डालते हैं, लिखिए, पल पल जिसके मैं, पल पल जिसके मैं, पल पल जिसके मैं, पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, ठीक है। एक ही लाइन लिखकर इसकी हम वर्ण की गणना कर लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ने को आएगा। देखिए प, प एक वर्ण, ल एक वर्ण, प एक वर्ण, ल एक वर्ण, फिर जी, इसके लिए भी एक वर्ण,
यह एक वर्ण, और इसमें ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे कोई दिक्कत नहीं, एक वर्ण कहलाएगा। ठीक है, मैं एक वर्ण, प एक वर्ण, लेकिन आधा को नहीं गिनते, छोड़ते हैं आधा को इसमें। एक वर्ण, एक वर्ण, एक 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 एक। अब गिनिए कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब 15 वर्ण आता है, ठीक है, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण रहता है, इसका नाम दिया गया है मालिनी। ठीक है, जो कि वर्णिक छंद में पढ़ना है। ठीक है, लिख लीजिए जैसे, जैसे इसको वर्ण के आधार पर गिने। हो गया, बढ़िया, आगे चलिए, ठीक है, आगे लिखिए। मात्रिक और वर्णिक छंदों के, आगे लिखिए, मात्रिक और वर्णिक छंदों के, मात्रिक और वर्णिक छंदों के तीन तीन भेद होते हैं। मात्रिक और वर्णिक छंदों के तीन तीन भेद होते हैं, तीन तीन भेद होते हैं। पहला 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 सम, दूसरा अर्धसम, तीसरा विषम। ठीक है, ये तीन भेद होता है, मात्रिक का भी और वर्णिक का भी। ठीक है, हम बोले क्या, मात्रिक पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको मुख्य रूप से मात्रिक ही पढ़ना है। जितना भी एग्जाम में देता है सब मात्रिक देता है, और 4 गो छंद देता है। ठीक है, मुख्यतः 4 छंद है, उसको बताएंगे, वही आ जाएगा परीक्षा में। ठीक है, तो हम बोले मात्रिक और वर्णिक छंद का तीन तीन भेद होता है, पहला सम, दूसरा अर्धसम और तीसरा विषम। ठीक है, अब सम किसको कहेंगे, अर्धसम किसको कहेंगे, और विषम किसको कहेंगे, इसको देखते हैं। तो पहला सम, देखिए डैश, पहला सम देकर डैश। अब सम किसको कहेंगे, ऐसे देखिए, सम, सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं, सम मतलब बराबर। तो कहने का मतलब अगर मात्रा बराबर रहा प्रत्येक चरण में, वह सम होता है। डायरेक्ट याद करना, सम मतलब बराबर। ठीक है, तो जिस छंद में सभी चरणों में बराबर मात्रा होता है, वह होगी आपका सम छंद। ठीक है, लिखिए, जिन छंद के जिन छंद के जिन छंद के जिन छंद के चारों चरणों में चारों चरणों में चारों चरणों में मात्राओं 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 की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है।
उसे समछंद कहते हैं। समछंद कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, जिन छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, समछंद कहलाती है। ठीक है, तो पहला दिन आप पढ़े थे छंद का पहला अंग था चरण। तो आपको चरण पढ़ने को आया था, उसमें लिखाए थे कि छंदों को प्रायः 4 चरण होते हैं। आधारा बात को। ठीक है, तो 4 चरण का मतलब है एक चरण यहाँ, इसके बाद कौमा पड़ता है, एक चरण यहाँ, एक चरण फिर ऐसे, और एक चरण फिर ऐसे, 4 चरण होता था। वहां बताए थे कि इसका एक नाम, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 नाम दे दिए। ठीक है, वहां बोले थे कि पहला और तीसरा को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा चरण, विषम चरण। दूसरा और चौथा क्या कहते हैं, सम चरण। ठीक है, लेकिन हमारा पढ़ना है समछंद। ठीक है, तो समछंद का कहने का अर्थ हुआ कि चारों चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, अगर चारों चरण में संख्या समान मिल जाएगा, ठीक है, तो वह हो जाएगा समचरण। ठीक है, तो इसमें एक ही चंद आता है, उसका नाम है चौपाई। अगर गिनेंगे तो पहला चरण में 16 मात्रा, दूसरा भी 16 मात्रा, तीसरा भी 16 मात्रा, चौथा भी 16 मात्रा। अगर चारों चरण में मात्रा समान दिखाई दे रहा, ठीक है, हम मान लिए 16 16 16, ठीक है, तब 16 16 जब मात्रा समान है, ठीक है, यानी जिस छंद में चारों चरणों में मात्रा समान होती है वह होता है समछंद। ठीक है, तो एक ही इसका उदाहरण है, लिखे जैसे चौपाई, जैसे चौपाई, चौपाई। आगे पढ़ना है आपको चौपाई के बारे में। ठीक है, तो चौपाई में पढ़ेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होता है। ठीक है, एक ही गुहाई है सम। ठीक है, एक ही छंद है सम, वह है चौपाई। याद हो गया? ठीक है, अगर ऐसे इंडिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। ठीक है, इंडिकेट करना चाहते तो कर सकते हैं, नीचे कर लीजिए इंडिकेट, याद रहेगा। क्या हो गया? बढ़े आगे, चलिए ठीक है। दूसरा अर्धसम, दूसरा अर्धसम। अब अर्धसम छंद क्या है, जिसके बारे में, अर्ध मतलब क्या हुआ, आधा। ठीक है, आधा, यानी आधा आधा मिलकर सम बनेगा, तो हो गया अर्धसम। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम 13 मात्रा लिखते हैं, इसमें 11, इसमें 13, इसमें 11, ठीक है, तो 11 और 13 मिलकर 24। अब सम बना कि नहीं बना, बना। ठीक है, तो जब दोनों मिलकर क्या होता है, एक सम का निर्माण करता है, तो वह हो गया आपका अर्धसम। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रथम और तृतीय में बराबर होना चाहिए, दूसरा और चौथा में बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही याद रखना है। लिखिए, पहले लिखिए अर्धसम, जिस छंद के, जिस छंद के, जिस छंद के
प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय, तथा तथा द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में, चरणों में, चरणों में मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर होती है अर्धसम छंद कहलाता है, अर्धसम छंद कहलाता है, अर्धसम छंद कहलाता है, अर्धसम छंद कहलाता है। ठीक है, क्या हम पढ़ें इसमें? इसमें पढ़ें, क्या पढ़ें इसमें? हम पढ़ें इसमें, फिर से इंडिकेट करते हैं अलग से, देखिएगा ध्यान से जो हम लिखें। फिर यहां 4 चरण को इंडिकेट करते हैं। चार चरण को इंडिकेट किए, इसको पहला चरण, इसको दूसरा चरण, इसको तीसरा चरण, इसको चौथा चरण कह दिए। और बीच में जब विराम आता तो उसको यति कहते हैं। ठीक है, तो हम बोले क्या, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है, अरे पहला और तीसरा में बराबर होना चाहिए, दूसरा और चौथा बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम क्या बोले कि पहला चरण और तीसरा चरण में मात्रा की संख्या बराबर हो, फिर दूसरा चरण और चौथा चरण में मात्रा की संख्या बराबर हो। ठीक है, तो ऐसे चरण को हम क्या कहते हैं? अर्धसम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसम कहते हैं। क्या समझ में आया बात को? ठीक है, तो इंडिकेट कर सकते हैं, कर लीजिए इंडिकेट, उसको आज जैसे दिखाते हैं। क्या ये सब समझ में आ रहा है? फिर से बोलते हैं, पहला और तीसरा में मात्राओं की संख्या बराबर, दूसरा और चौथा में मात्राओं की संख्या बराबर। ठीक है, तो ऐसी अवस्था को हम अर्धसम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं पहला पहला चरण में अगर 13 मात्रा रहा, ठीक है, दूसरा चरण में 11 मात्रा रहा, तीसरा चरण में भी 13 होना चाहिए, चौथा चरण में 11 होना चाहिए। आए बात समझ में? देखिए दोनों बराबर, यहां भी दोनों बराबर है कि नहीं? तब ऐसा बराबर मिले मात्रा गिन करके वह अर्धसम कहलाता है। तो 13 11 का मात्रा जब मिलता है जिसको नाम दिया गया दोहा। ठीक है, और इसमें पढ़ना है, सोरठा भी है, रोला भी है, सब इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम बोले इसमें 13 माने तो इसमें भी 13, दोनों बराबर। ठीक है, इसमें 11, इसको भी 11 माने,
दोनों बराबर। ठीक है, तो पहला और तीसरा में 13-13, दूसरा और चौथा में 11-11। तो ऐसा जब आ जाए तो इसको कहते हैं हम दोहा। ठीक है, क्वेश्चन डालेगा इनमें से कौन जो है अर्धसम है। ठीक है, तो उसमें डालेगा चौपाई, दोहा, इस तरह से डालेगा। ठीक है, तो और आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, लिखिए जैसे, इंडिकेट कर लिया, उसके नीचे लिखिए जैसे, यानी कौन कौन सा छंद जो है अर्धसम में अब आता है उसको लिखना। जैसे, जैसे लिखिए दोहा, 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 सोरठा, सोरठा, दोहा, सोरठा, बरवै। ठीक है, दोहा, सोरठा, बरवै। लिखा गया। जैसे याद रखना है कि दोहा को अर्धसम कहते हैं, सोरठा को अर्धसम कहते हैं, बरवै को अर्धसम कहते हैं। ठीक है, ये सब अर्धसम छंद है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा विषम छंद, लिखिए तीसरा विषम छंद। विषम छंद क्या है देख लेते हैं। विषम छंद, विषम का अर्थ ही है अलग अलग। ठीक है, लिखिए पहला तो विषम छंद की पहचान रहेगा कि अभी पढ़ रहे थे 4 चरण का। ठीक है, लेकिन जैसे ही विषम छंद आएगा तो 4 से ज्यादा चरण रहता है, उसमें 6 चरण रहता है। तो जैसे ही 6 चरण को देखिए तो मस्को मारिए विषम छंद है। ठीक है, देखिए पहले जिस छंद में, जिस छंद में, जिस छंद में 4 से अधिक, 4 से अधिक, 4 से अधिक 6 चरण, 6 चरण, 4 से अधिक 6 चरण हो, 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 तथा, तथा, तथा प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या, मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या, मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या भिन्न हो, भिन्न हो, भिन्न हो, उसे, उसे, उसे विषम छंद कहते हैं, विषम छंद कहते हैं। ठीक है, क्या लिखाएं इसमें? पहला तो समझना था कि चरण की मात्रा 6। ठीक है, अन्य वो सब में आया था सम, अर्धसम, इसमें 4 चरण होता है। लेकिन जैसी भी सम आ जाएगा इसमें 6 चरण होगा। पहला पहचान है 6 चरण का, बहुत लंबा होता है, आपको परीक्षा में देने वाला नहीं है, लेकिन जानकारी चाहिए। ठीक है, आपको 2 देता है विषम में। ठीक है, एक छप्पय, एक कुंडलियां, तो डायरेक्ट पूछता है छप्पय कौन सा छंद है, सम, अर्धसम, विषम, इस तरह से। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो क्या बोले, विषम छंद का अर्थ हुआ कि 4 से अधिक 6 चरण, पहला शर्त। दूसरी बात आया क्या
कि छवों चरण में जो है मात्रा भिन्न होगा। क्या होगा? मात्रा भिन्न होगा। ठीक है, जैसे अगर 6 चरण की बात रहेगा तो 4 चरण का मात्रा सेम, ठीक है, 2 चरण का मात्रा सेम, आया समझ में? यानी 4 चरण अलग, 2 चरण अलग, 3 चरण अलग, 2 चरण अलग, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो वैसी अवस्था में मात्रा गिनने पर वह विषम हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? इसको हम सिंबल के द्वारा इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? वो सबको सिंबल के द्वारा इंडिकेट कर दिए, लेकिन इसको सिंबल के द्वारा इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे चरण में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब समझ में? लेकिन याद रखना पहला पॉइंट कि 6 चरण होता है। देखिए जैसे जैसे 2 गो आता है इसमें, छप्पय, जैसे छप्पय, छ आधा प य, छप्पय। दूसरा कुंडलियां, 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 ये 2 गो है जो कि विषम छंद में आपको पूछता है। ठीक है, आपका इसका उदाहरण देता नहीं लेकिन डायरेक्ट पूछता है। ठीक है कि विषम छंद कौन कौन है? तो छप्पा है, कुंडली। कोई दिक्कत नहीं। ते आपका मात्रिक और वर्णिक के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, इसका चर्चा किए। ठीक है, पुनः एक बार हम दोहरा देते हैं। पहला पढ़ने को आया था सम। सम में क्या बोले कि चारों चरण में मात्राओं की संख्या बराबर, यही बोले ने, चारों चरण में मात्राओं की संख्या बराबर, वो हो गया सम। ठीक है, जैसे बताए थे पहला चरण में 16, दूसरा चरण में 16, तीसरा भी 16, चौथा भी 16, सारे चरण में बराबर। तो जब भी बराबर आएगा उसको कहते हैं हम समछंद। ठीक है, तो इसमें एक आता है चौपाई, याद हुआ? चलिए ठीक है। दूसरा आया था अर्धसम। अर्धसम मतलब क्या हुआ? पहला चरण और तीसरा चरण में बराबर रखना है। पहला चरण बराबर तीसरा चरण, दूसरा चरण बराबर चौथा चरण। ठीक है, तो ऐसे जब रहता है जिसको अर्धसम क्या कहेंगे? अर्धसम। ठीक है, बोले कि पहला और तीसरा चरण में मात्रा बराबर, दूसरा और चौथा चरण में मात्रा बराबर, तब ऐसा छंद को कहते हैं हम अर्धसम छंद। ठीक है, लेकिन ध्यान करिएगा कि विषम छंद में सीधे क्या है? 4 से ज्यादा 6 चरण होता है। ठीक है, और सारे चरण में मात्राएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, वह होता है आपका विषम। ठीक है, और विषम में आपका आता है छप्पय और कुंडलियां। आया बात समझ में? इतना आज पढ़ना था। इसके बाद आपका आगे क्लास में सबको पढ़ने के मतलब सिखाएंगे हम पकड़ने के लिए कि दोहा कैसे पकड़ाएगा, चौपाई कैसे पकड़ाएगा, सोठा कैसे पकड़ाएगा, यानी सारा की चर्चा आपको अगले क्लास में होगा। ठीक है, 2 क्लास और छंद का चलेगा, इसके बाद आपका अलंकार चालू होगा। ठीक है, तो अब अगले क्लास में देखते हैं।